हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस बेसिकली दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूशन का वो कंपोनेंट है जो बहुत ही लो क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और सोलवेंट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है जिसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन में हाई होती है। आज हम बात करेंगे ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में। ट्रू सॉल्यूशंस यानी ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सोल्यूट कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में। तो सबसे पहले समझते हैं कि सॉल्यूशंस बेसिकली है क्या। सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर से आप क्या समझते हो, यानी एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो उसके कंपोनेंट है उसका जो प्रोपोर्शन है वो थ्रू आउट सेम रहता हो। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, चाहे आप उसकी अपर लेयर लीजिए चाहे लोअर लेयर, बट उसका जो टेस्ट है वो थ्रू आउट आपको सेम ही मिलेगा। तो सॉल्यूशंस बेसिकली क्या हैं, ये होमोजीनियस मिक्सचर हैं और दो कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है, बेसिकली हम इसमें निकालते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितनी है। जो ज़्यादातर जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसमें हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट निकालते हैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, बट एक कंसंट्रेशन टर्म ऐसी भी है जिसमें हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो है मोलैलिटी। तो आइए वन बाय वन इन कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट निकालते हैं विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो वो जो टर्म्स हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो टेम्परेचर के साथ जो वॉल्यूम है वो वेरी करता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है हमारा वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। बट जब हम बात करेंगे उन कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जिसमें हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेट केजी ऑफ सोलवेंट, या फिर जब हम मास के बारे में बात करेंगे, तब जो वो कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर का मास पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब आप इसको सिंपल एग्जांपल से ऐसे समझिए कि ऐसा तो नहीं है कि सर्दियों या गर्मियों में आपका वेट डिफरेंट आता हो, तो वो कंसंट्रेशन टर्म्स जिस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है उनको हमने अलग लिया है, और वो कंसंट्रेशन टर्म्स जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है उसको हम अलग से स्टडी करेंगे। बेसिकली ये टोटल कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इसमें से हम वो टर्म्स पढ़ेंगे जो इस चैप्टर के लिए ज़रूरी हैं, जो है हमारी मोलैलिटी, परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इन टर्म ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या है कि जब आप 100 से किसी चीज़ को कंपेयर करते हो, मान लीजिए आप अपने मार्क्स को कैसे निकालते हो, आप अपने मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालते हो, जितना आपके मार्क्स यहाँ पर आते हैं अपॉन में टोटल मार्क्स इनटू में 100, तो वो आपको क्या देता है, आपकी परसेंटेज। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स निकालते हैं तो जो न्यूमरेटर है वो हमेशा सोल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, और डिनोमिनेटर में हमेशा हम सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट की बात करते हैं। अभी हम वो कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, यानी हम उसमें जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि हमें जो ऊपर की टर्म है यानी जो न्यूमरेटर है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है वो हम ml में लेंगे, बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो ऑलरेडी ml में ही होगा इनटू में 100। तो इस तरह से हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म निकाल सकते हैं। अगली टर्म है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। जो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट जो कि क्या होगा इन ग्राम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो हम अब अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करते हैं। आगे सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है हमारी मोलैरिटी, जो आपके बहुत काम आने वाली है। मोलैरिटी को हम बेसिकली कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। मोलैरिटी का मतलब क्या है कि हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितने हैं, बेसिकली वही हमें हमारी मोलैरिटी प्रोवाइड करता है। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा, मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमें पता है मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल्स बेसिकली केमिस्ट्री में है क्या, ये क्या है,
मोल बेसिकली यूनिट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इन केमिस्ट्री। और 1 मोल के अंदर कितने एटम या मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये सब आप अपनी 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं कि जितना वेट हमें यहाँ पर गिवन होगा अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। जैसे मान लीजिए आपको 2 ग्राम H2O दिया गया है, 2 ग्राम H2O आपको प्रोवाइड किया गया है, तो जो गिवन वेट है वो है हमारा 2 ग्राम। बट हमें पता है मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है, 18 ग्राम। तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा, तो ये हमारा क्या हुआ है यहाँ पर गिवन वेट, और यहाँ पर हमने निकाला मोलर मास। तो आप सिंपल क्या पुट कीजिए, अब आप नंबर ऑफ मोल्स की जगह इस क्वांटिटी को आप यहाँ पर पुट कीजिए, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मोलैरिटी क्या है, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर अगर लीटर दिया गया है तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला यही बनता है। बट अगर हमें जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो ml में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को जो ml में है इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 से डिवाइड करेंगे, जो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसको दोबारा से देखिए। तो आगे डिस्कस करते हैं पार्ट पर मिलियन। जैसा कि हमने परसेंटेज निकाला था, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे 100 से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। पार्ट पर मिलियन क्या है, एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे मिलियन से। तो बेसिकली ये वही टर्म्स हैं जो हमने कंसंट्रेशन जो 100 से जब कंपैरिजन किया था सेम वही है, बट हमने यहाँ पर किससे कंपैरिजन करना है, 10⁻6 यानी 1 मिलियन से। तो सबसे पहले करते हैं वेट बाय वॉल्यूम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर में हमेशा हम सोल्यूट की बात करेंगे और डिनोमिनेटर में हमेशा हम सोल्यूशन की बात करेंगे। तो पार्ट पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू में 10⁻6। अगला है ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू में 10⁻6। अब आते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स पे। अब आप देखिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, इसका मतलब क्या होगा कि हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू मास। अभी तक हमने यहाँ पर किसकी बात की थी, वॉल्यूम की बात की थी। अब हम निकालेंगे वेट ऑफ सोल्यूशन। आप एक चीज़ और एक ध्यान रखिए कि जो केमिस्ट्री में जो मास है या फिर वेट है वो सेम ही चीज़ है। तो चाहे आप यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूशन लिख लीजिए चाहे वेट ऑफ सोल्यूशन, वो सेम ही आपको कंसिडर होगा। तो सबसे पहले परसेंटेज वेट बाय वेट। तो परसेंटेज वेट बाय वेट कंसंट्रेशन टर्म्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। आगे बात करते हैं मोल फ्रैक्शंस के बारे में। मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, मान लीजिए आपने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें 2 कंपोनेंट हैं A एंड B। उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ A कितने हैं Na एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ B कितने हैं Nb। तो आप मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, आप मान लीजिए सोल्यूट A के आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो, तो जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ A होंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल का मतलब क्या है, टोटल A के भी मोल और B के भी मोल। तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट A। ऐसे ही अगर आपको सोलवेंट B के निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट B जिसके हमें निकालने हैं उसका जो हम डिफरेंस लेंगे वो न्यूमरेटर में लेंगे और डिवाइड में क्या आएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक सॉल्यूशन में हमेशा जो मोल फ्रैक्शन है वो हमेशा उसका जो सम होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो XA + XB इज इक्वल टू 1। तो अगर हमें XA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना हो तो ये जो टर्म है ये इधर जाके माइनस में आ जाएगी। अभी आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जो हमेशा जो मोल फ्रैक्शन का सम है वो 1 कैसे हुआ। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके देखिए आपके पास 1 ही आएगा, क्योंकि जो ये Na + Nb है ये क्या हो जाएंगे आपस में प्लस, और ये इससे कट जाएंगे। आप अपनी कॉपी में करके देखिए आपको पता लग जाएगा। आगे है मोलैलिटी। मोलैलिटी यानी ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू पर kg वेट ऑफ सोलवेंट। पर kg वेट ऑफ सोलवेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो वेट है वो हमारा किलोग्राम में है। तो आप देखिए मोलैलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से, और मोलैलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट किए थे,
बड़े एम से। तो यहाँ पर देखिए मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट। यहाँ पर जो वेट है वो किलोग्राम में है, ठीक है। हमें पता है एन यानी नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अभी अगर यहाँ पर ये डब्ल्यू केजी में दिया है तो सही है, बट जब हमें ग्राम में दिया होगा तो हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि जो एक केजी है, केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो हमें अगर ग्राम दिया गया है तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी। तो इससे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट, क्योंकि हमने जो ये ग्राम है इसकी डिवाइड कर दी 1000 से, जो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में आ गया और ये जो टर्म है ये केजी के रिस्पेक्ट में चली गई। आगे हम बात करते हैं ppm W/W यानी वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू में 10⁶। अभी जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फेस बेसिकली क्या है कि हमें सॉल्यूशन फिजिकली कैसा नज़र आ रहा है। हमें पता है कि जो सॉल्यूशन है वो 2 तरह के कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो हमें सॉल्यूशन किस टाइप का दिखाई देगा वो डिपेंड करता है कि सोलवेंट का फेस कैसा है। अब आप एक और चीज़ देखिए, अगर एक सॉल्यूशन में सिर्फ एक सोल्यूट और एक सोलवेंट है तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। मान लीजिए आप घर में नींबू शिकंजी बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, पानी लेते हैं, उसमें चीनी डालते हैं और नमक डालते हैं, तो उसमें सोल्यूट एक से ज़्यादा है, नमक भी सोल्यूट की तरह काम कर रहा है और चीनी भी। बट अगर आप शरबत बनाते हो तो आप पानी में सिर्फ चीनी डालते हो, तो वो क्या हुआ, हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। जो होमोजीनियस सॉल्यूशन है उसमें एक से ज़्यादा सोल्यूट हो सकता है, बट सोलवेंट हमेशा एक ही रहेगा। तो फेस ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारा फिजिकल नेचर है सॉल्यूशन का, वो डिपेंड करता है कि हमारे सोलवेंट का फेस कैसा है। मान लीजिए आप घर में शिकंजी बनाते हो, आप सोलवेंट यूज़ करते हो वाटर और उसमें सोल्यूट डालते हो चीनी, तो चीनी का जो नेचर है वो क्या है, सॉलिड, जो सोल्यूट है। और जो हमारा सोलवेंट है यानी पानी, उसका नेचर कैसा है, लिक्विड। बट जब आप सॉलिड को लिक्विड में घोलते हो तो जो हमें सॉल्यूशन मिलता है, जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है वो हमेशा लिक्विड ही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन का जो फिजिकल फेस है वो डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट का फेस कैसा है। अकॉर्डिंग टू फेस ऑफ सॉल्यूशन देयर आर 9 काइंड ऑफ सॉल्यूशन। तो हम पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 9 काइंड ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। हम पहले क्या करते हैं, सॉल्वेंट को हम सॉलिड रखते हैं और सोल्यूट का नेचर हम चेंज करते जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सॉलिड इनटू सॉलिड। अब आप देखिए यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड, तो सॉल्यूशन का जो फेस होगा वो भी कैसा होगा, सॉलिड। इस सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप एलॉय ले लीजिए। ब्रास जो है एक एलॉय है जो किसका मिक्सचर है, कॉपर एंड जिंक का। अब सेकेंड जो हम डिस्कस करते हैं 9 काइंड ऑफ सॉल्यूशन में से, वो है लिक्विड प्लस सॉलिड, यानी जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा और जो सोल्यूट होगा वो लिक्विड। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एमल्गमेशन ऑफ Hg प्लस में कॉपर। एमल्गमेशन बेसिकली क्या है, एलॉय ऑफ मर्करी। इसमें हम क्या करते हैं, मर्करी के साथ कोई भी एक एलिमेंट मिक्सअप कर देते हैं, उसका एलॉय बनाते हैं। अभी हमें पता है जो मर्करी है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, बट जो कॉपर है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है। तो ये प्रोडक्ट क्या देगा, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। थर्ड है जिसमें हमने सोल्यूट जो है वो गैस लिया है, सोलवेंट लिया है हमने सॉलिड। तो आपने एब्जॉर्प्शन आपने शायद 11th में पढ़ा होगा, जो H2 यानी हाइड्रोजन गैस जब पैलेडियम मेटल पर या पैलेडियम एलिमेंट पर जब एब्जॉर्ब्ड होती है तो वो इसी का एग्जाम्पल है। आगे हम पढ़ते हैं। अब हमने सोलवेंट को क्या लिया है, लिक्विड ले लिया है, और यहाँ पर हम सोल्यूट जो है उसका फेस चेंज करते जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सॉलिड इन लिक्विड। अब देखिए सोलवेंट जो है लिक्विड है, तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो भी लिक्विड ही होगा। जैसे आप पानी में चीनी को घोलते हो तो बाद में जो सॉल्यूशन मिलता है वो मतलब कि लिक्विड फॉर्म में ही होता है, उसमें जो शुगर है यानी जो उसकी सॉलिड फॉर्म थी वो खो जाती है। आगे है लिक्विड इन लिक्विड, तो इसका तो आप सिंपल एग्जांपल देख सकते हो, इथेनॉल प्लस वाटर। आगे है गैस इन लिक्विड, तो आपने देखा होगा जो एक कोल्ड ड्रिंक होती है उसके अंदर जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप होती है, या सिंपल वाटर में भी हमारे जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो मिक्सअप होता है, उसी के अकॉर्डिंग तो हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो चलती है। आगे हम पढ़ते हैं ऐसे सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट है वो है गैस। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूट को 1 बाय 1 चेंज करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सॉलिड इन गैस। तो जो हमारे घर में जो ये कैम्फर है यानी कपूर है वो किसके प्रेजेंस में जलता है, नाइट्रोजन की। तो ये
इसका एग्जाम्पल हुआ। आगे है लिक्विड इन गैस। तो जो हमारी ह्यूमिडिटी होती है, कई बार जो मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब कि पानी सा हमें महसूस होता है, नमी सी महसूस होती है, तो वो इसका एग्जांपल है। गैस इन गैस, जो हमारी एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस ही है। तो आई थिंक आपको ये 9 काइंड ऑफ सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। आगे है, अब हम पढ़ते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट। क्योंकि जो हमने 9 काइंड ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं उसमें से सबसे मेन है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी गैस का लिक्विड में जो सॉल्यूशन है उसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अभी देखिए, एक लिक्विड में गैस की सोल्यूबिलिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। अभी देखिए, अगर गैस पोलर है, पोलर का मतलब क्या है कि जिन एटम या एलिमेंट से मिलकर हमारी गैस बनी है, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आता है तो वो क्या है, पोलर। यानी जिसमें दो पोल बन जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने HCl गैस ली, तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हमारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको जो क्लोरीन है वो ईजिली अट्रैक्ट कर सकता है शेयर्ड पेयर्स को एज कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। तो जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, पोलर। तो आप देखिए, जो HCl गैस है, तो जब हम इसको पानी में घोलेंगे तो जो हमारा पानी है वो भी क्या है, पोलर है। क्योंकि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचर ऑफ गैस डिपेंड करता है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पे। इसका मतलब क्या है, लाइक डिजोल्विंग लाइक। अगर हमारा जो गैस है वो नॉन पोलर है तो जो सोल्यूशन होगा, जो मतलब कि जिस लिक्विड में वो घुलना चाहेगी वो भी क्या होगा, नॉन पोलर ही होगा। अगर यहाँ पर पोलर गैस है तो वो सिर्फ पोलर लिक्विड में ही घुलेगी। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। जस्ट सिंपल क्या है, लाइक डिजोल्विंग लाइक। अगर पोलर गैस है तो वो पोलर लिक्विड में घुलेगी, अगर नॉन पोलर गैस है तो वो नॉन पोलर लिक्विड में घुलेगी। आगे डिस्कस करते हैं। अगला फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। आप बेसिकली क्या समझिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो गैसेस हैं उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो मूवमेंट तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने वाला है। तो ऐसे में ये तो हो ही नहीं सकता कि वो जो गैस है वो लिक्विड में घुल जाए। ये तो हुआ आपका बेसिकली कि जो हमें पेपर में लिख के आना है, बट एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है वो आप देख लीजिए। देखिए, लिक्विड प्लस गैस का जो सॉल्यूशन बनता है वो एक्सोथर्मिक होता है नेचर में। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब एक्सोथर्मिक क्यों हुआ, क्योंकि जो लिक्विड है उसकी एनर्जी क्या होती है, गैस से कम होती है। तो गैस को इन लिक्विड फॉर्म में आने के लिए अपनी एनर्जी क्या है, बाहर निकालनी पड़ती है। इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो हमारा इंथैल्पी है वो नेगेटिव होता है। अब आप एक ये सिचुएशन समझिए, आप गैस को पानी में घोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैस की जो मतलब जो इंडिपेंडेंस थी, आज़ादी थी घूमने की, इधर उधर रैंडमनेस थी, वो क्या होगी, कम हो गई। तो डेल्टा एस यानी जो एंट्रोपी है वो भी क्या हो गई, नेगेटिव। अब आपको पता है कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो नेगेटिव होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। अब आप देखिए, यहाँ पर जो डेल्टा एच है वो तो ऑलरेडी नेगेटिव हो गया। एस यहाँ पर क्या था, हमारा नेगेटिव था, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव इंटू नेगेटिव वो कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में। अब अगर हमें ये रिएक्शन करवानी है तो हमें जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव लाना चाहिए। अब नेगेटिव कैसे आ सकता है, अगर टेम्परेचर कम हो तो। बेसिकली हुआ क्या है, आप देखिए, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो लिक्विड में घुल जाए। तो हमेशा अगर हमें सोल्यूबिलिटी हमें जो गैस की बढ़ानी है इन लिक्विड, तो हमें टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। क्योंकि लिक्विड प्लस गैस का जो सोल्यूशन बनता है वो एक्सोथर्मिक होता है नेचर में। यहाँ पर जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव होता है, और क्योंकि यहाँ पर गैस की इंडिपेंडेंस छिन रही है तो डेल्टा एस भी क्या होगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव। तो अगर एक डेल्टा जी को हमें नेगेटिव यहाँ पर लाना है तो जो टेम्परेचर है वो लो होना पड़ेगा। अगला फैक्टर है हमारा प्रेशर।
प्रेशर का तो सिंपल है, जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो इजीली क्या करेंगे, लिक्विड में घुल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप रिवाइज कीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल।